हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बायोस 3। आज की इस वीडियो में ना आपको ये मसल कॉन्ट्रैक्शन का टॉपिक बहुत ही अच्छे से समझ आ जाएगा। प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी इससे आते हैं आप वो सारे बना पाओगे आराम से। ठीक है, वो भी हम देख लेंगे कि इससे कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे। सबसे पहले ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं कि यहाँ पे एक्टिन का स्ट्रक्चर क्या है, मायोसिन का स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, अब हमारा एम क्या है कि किसी तरीके से हमें जब कॉन्ट्रैक्शन अचीव करानी है तो उसके लिए ये जो मायोसिन है ये बाइंड करेगा एक्टिन से और उसको खींचेगा अंदर की तरफ। ठीक है, जिसकी वजह से जो मसल जो है वो शॉर्ट हो पाएगी लेंथ में और फिर आपकी क्या हो पाएगी, कॉन्ट्रैक्शन हो पाएगी। अब कैसे शॉर्ट होती है, एक्चुअल में शॉर्ट होती है यानी, इसको हम देखेंगे। ठीक है, अब इसके लिए ये वाली चीज़ हमें पढ़नी है यहाँ पे। और इससे होगा क्या, पहले एक माइंड में ना ओवरव्यू लो, फिर तुम समझ पाओगे उसको। देखो, जब तुम्हारी मसल रिलैक्स्ड है तो यहाँ पे आपको एच जोन ये दिख रहा है। ठीक है, आई बैंड यहाँ पे दिख रहा है और ये ए बैंड दिख रहा है। अब जैसे जैसे कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होगी तो देखो एच जोन जो है वो कम होने लग गया। ठीक है, क्यों हो रहा है, क्योंकि ये जेड लाइन जो है ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट करके इधर पास में आ रही हैं। ठीक है, अब इसकी वजह से क्या हो रहा है, देखो ये भी एच जोन जो है वो भी कम होने लग गया। ठीक है, आई बैंड देखो, आई बैंड की लेंथ भी कम होने लग गई। अब जैसे ही आपकी मसल कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी तो मुझे एक बात बताओ, क्या आप एच जोन को देख पा रहे हो? नहीं देख पा रहे हो। ठीक है, क्या आप आई बैंड को देख पा रहे हो? नहीं देख पा रहे हो। पर ए बैंड तो उतना ही है ना। मुझे एक बात बताओ, ए बैंड की लेंथ तो नहीं चेंज हो रही है। ठीक है, तो यही से आपका एक अच्छा क्वेश्चन बन जाता है कि जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है तो आपके किस में क्या चेंज आता है। तो जो ए बैंड है इसकी लेंथ तो रहती है कांस्टेंट, क्योंकि मुझे एक बात बताओ, फाइबर जो आपका जैसे प्रोटीन्स है ये तो उतने ही रहेंगे ना। जैसे मायोसिन की लेंथ देख लो, ये उतनी ही रहेगी। एक्टिन की लेंथ देख लो, ये उतनी ही रहेगी। ओवरलैप कर रहे हैं लेकिन यहाँ पे इधर मायोसिन की लेंथ आपकी नहीं चेंज हो रही है, तो मायोसिन तक तो आपका ए बैंड जा ही रहा है ना। यहाँ पे ये देखो, मायोसिन को पूरा कवर तो आपका ए बैंड कर ही रहा है ना। तो मायोसिन की लेंथ नहीं कम हो रही है यहाँ पे। ठीक है, आपके कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे एक्टिन फिलामेंट स्लाइड करता है मायोसिन फिलामेंट के ऊपर और सेंटर की तरफ आता है, जिसकी वजह से आपकी सार्कोमेयर की जो लेंथ है, देखो एक जेड लाइन से दूसरी जेड लाइन तक सार्कोमेयर है, तो सार्कोमेयर की लेंथ भी तो शॉर्ट हो गई ना। तो तीन चीज़ें याद रखनी है, सार्कोमेयर की लेंथ शॉर्ट हो जाती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, जो आपका एच जोन है वो नहीं दिखाई देता, जो आई बैंड है वो रिड्यूस हो जाता है आपका, प्लस जो ए बैंड है उसकी लेंथ कांस्टेंट रहती है। बस इतनी सी बात है। इस डायग्राम से यही क्वेश्चंस हैं जो आपके बन के आते हैं। और आपको क्या याद रखना है, कुछ भी हो जाए लेकिन जो आपकी लेंथ है ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट, ठीक है, वो क्या रहेगी, एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट की कांस्टेंट। दैट्स ऑल यू हैव टू रिमेंबर फ्रॉम दिस डायग्राम। और इससे आपके क्वेश्चंस रेडी हैं। ठीक है, चलो अब हम ये देखते हैं कि एक्चुअल में ये प्रोसेस हो कैसे रहा है। ये देखो, यहाँ पे ये मायोसिन हेड है आपका, ये इससे बाइंड करेगा, क्रॉस ब्रिज बनाएगा और इसको अंदर की तरफ पुल करेगा, खींचेगा एक तरीके से। तो इसी वजह से आपकी जो मसल फाइबर है जो आपका वो कॉन्ट्रैक्ट करती है, शॉर्ट होती है लेंथ में। ठीक है, अब इस मैकेनिज्म को हम ध्यान से देखते हैं। देखो यहाँ पे होता क्या है कि यहाँ पे स्लाइडिंग हो रही है थिन फिलामेंट की थिक फिलामेंट के ऊपर। ठीक है, एक्टिन फिलामेंट जो है वो स्लाइड कर रहा है। अब इसके लिए हमें चाहिए क्या, ये समझो यहाँ पे। अब देखो यहीं पे विद इन 10 मिनट्स आपका ये पूरा प्रोसेस जो है अच्छे से समझ आ जाएगा। मसल कॉन्ट्रैक्ट हमें करानी है। ठीक है, ये तो मैम हमें पता है, मसल कॉन्ट्रैक्ट करानी है। ये होगी कैसे, सबसे पहले सिग्नल आएगा आपके पास, कहाँ से, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से। कौन लेके आएगा, मोटर न्यूरॉन लेके आएगा। ठीक है, अब हम लेके चलते हैं आपको नोट्स सेक्शन में और वहाँ पे बढ़िया तरीके से समझाते हैं। हमारी एक रिक्वायरमेंट क्या है कि हमें चाहिए कैल्शियम आयन। जब तक कैल्शियम आयन नहीं आएगा, मुझे एक बात बताओ, ट्रोपोनिन के पास साइट है ना जिस पे वो कैल्शियम आयन से बाइंड करता है। जैसे ही ये कैल्शियम आयन से बाइंड करता है तो ट्रोपोमायोसिन और ये आपके जी एक्टिन जो है, ठीक है, जो आपका जी एक्टिन है उससे हट जाते हैं। तो जी एक्टिन की जो साइट है जिससे वो मायोसिन से बाइंड कर पाएगा वो ओपन अप हो जाती है। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, कैल्शियम आयन। कैल्शियम आयन किसके अंदर है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के अंदर। इसको बाहर निकालने के लिए क्या चाहिए, इसको बाहर निकालने के लिए चाहिए मुझे एक्शन पोटेंशियल, यानी कि एक नर्व इम्पल्स मुझे चाहिए। वो नर्व इम्पल्स कौन भेज रहा है, सीएनएस मोटर न्यूरॉन के थ्रू। ठीक है, इतनी बात आपको समझ आई। अब डायग्राम से अच्छे से समझाती हूँ मैं आपको इसको। अब यहाँ पर ध्यान से ऑब्जर्व करो, ये है आपकी स्केलेटल मसल फाइबर।
ठीक है, उसका हम यहाँ पे अंदर का ऑब्जर्वेशन देख रहे हैं। सबसे पहले क्या होगा, आपकी नर्व इम्पल्स आएगी। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। अब नर्व इम्पल्स आपकी जैसे ही आती है तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, साइनेप्टिक वेसिकल है जिसके पास एसिटाइल कोलिन भरा हुआ है। ये एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर्स यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, तो ये एसिटाइल कोलिन इसके ऊपर आके बाइंड होगा, तो एसिटाइल कोलिन डिफ्यूज़ कर गया, अब आपका रिसेप्टर से बाइंड हो गया। अब इसी की वजह से क्या जनरेट होता है, एक्शन पोटेंशियल। ठीक है, एक्शन पोटेंशियल। तो अब आपका ये एक्शन पोटेंशियल देखो यहाँ पे, ये क्योंकि टी शेप का आपको नज़र आ रहा है तो इसको हम टी ट्यूब्यूल्स बोलते हैं। तो ये इसके अक्रॉस जो है पूरा ट्रेवल कर जाता है मसल एक्शन पोटेंशियल। इसकी वजह से ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल की वजह से ये आपका अंदर तक आता है, और इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे आपके क्या होंगे, कैल्शियम जो चैनल्स हैं वो ओपन हो जाते हैं। तो कैल्शियम अब आपका सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यही सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इससे आ गया है मेरा कैल्शियम आयन बाहर। ये कैल्शियम आयन आपका बाइंड करेगा किससे, ट्रोपोनिन से। ठीक है, ट्रोपोनिन से इसने बाइंड किया। अब जो बाइंडिंग साइट है मायोसिन के लिए वो एक्सपोज हो जाती है, तो जिसकी वजह से अब क्या होगा, आपकी कॉन्ट्रैक्शन होगी। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन हुई, पावर स्ट्रोक लगा। ठीक है, उसने एटीपी यूज़ किया। अभी मैं आपको बताऊंगी वो कैसे हो रहा है। दिस इज़ द ब्रॉड व्यू कि चल क्या रहा है, ताकि आपको समझ आ जाए। तो यहाँ पे सबसे पहले नर्व इम्पल्स आती है जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम भेज रहा है। ठीक है, वो अब मोटर न्यूरॉन लेके आता है, वहाँ से क्या होता है, एसिटाइल कोलिन जो है आपका वो रिलीज़ होता है, बाइंड करता है, तो एक्शन पोटेंशियल आपका उसकी वजह से जनरेट होता है। ये एक्शन पोटेंशियल टी ट्यूब्यूल्स की वजह से यहाँ तक आपका आता है, जिसकी वजह से कैल्शियम आयन के जो चैनल है वो ओपन हो जाते हैं, तो वो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम आयन बाहर आता है और बाइंड करता है। बस इतना ही हमें कराना था, अब आगे का प्रोसेस हमारा हो जाएगा। अब हम उस डायग्राम को देखते हैं, एनसीईआरटी के डायग्राम को। अब देखो, बड़े ही आराम से इसको हम 4 स्टेप में कंप्लीट कर देते हैं। पहला स्टेप यहाँ पे ये है आपका एटीपी हाइड्रोलिसिस। बिना एटीपी के तो काम ही नहीं होगा। ठीक है, मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना है, एनर्जी तो लगेगी। ठीक है, इसमें क्या होगा, एटीपी हाइड्रोलिसिस में जो मायोसिन हेड है इसके पास हमने पढ़ा था एटीपी बाइंडिंग साइट है। ठीक है, एटीपी बाइंडिंग साइट है, इसके साथ इसके पास एक और चीज़ है, पता है तुम्हें, और वो क्या है, एंजाइम जिसका नाम है एटीपीएज। ठीक है, एटीपीएज क्या करेगा, हाइड्रोलाइज करेगा इस एटीपी को। ठीक है, एडीपी में और फॉस्फेट ग्रुप में। इस हाइड्रोलिसिस रिएक्शन की वजह से मायोसिन हेड में आती है एनर्जी। ठीक है, मायोसिन हेड हो जाता है एनर्जाइज। तो एटीपी को हाइड्रोलिसिस करके ये एनर्जाइज हो जाता है। देखो, इतना तुम्हारा ये मायोसिन है। ठीक है, और ये एक्टिन फिलामेंट है, हमें इसी को बाइंड करा के अंदर पुल कराना है। समझ रहे हो अब बात को। तो अब एटीपी हाइड्रोलिसिस हो गई यहाँ पे। ठीक है, एडीपी फॉस्फेट बन गया, लेकिन अभी भी वो अटैच्ड है मायोसिन के हेड से, अलग नहीं हुआ है। अब क्या होगा, दूसरा बनेगा आपका क्रॉस ब्रिज। यहाँ पे फॉर्मेशन होती है क्रॉस ब्रिज की, जहाँ पर मायोसिन हेड जुड़ चुका है भाई एक्टिन से, क्योंकि कैल्शियम आके बाइंड हुआ था। तो आपकी एक्टिन की साइट जो है वो एक्सपोज हो गई थी, है ना, हट गया था ना ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोनिन आपका, उसी वजह से बाइंडिंग हो पा रही है। तो अब ये जो यहाँ से जो मायोसिन हेड एनर्जाइज हुआ था एटीपी हाइड्रोलिसिस की वजह से, वो अब क्या करेगा, यहाँ पर अटैच हो जाएगा आपका एक्टिन से, और ये बन जाएगा अब आपका क्रॉस ब्रिज। जब ये दोनों अटैच होते हैं ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन, तो इसी को हम बोलते हैं क्रॉस ब्रिज बन गया है। ठीक है, जब आपका मायोसिन हेड एक्टिन से अटैच हो रहा है। अब लगेगा पावर स्ट्रोक। दिस इज़ दी थर्ड स्टेप, पावर स्ट्रोक। ये थर्ड स्टेप है, ये सेकेंड स्टेप है, दिस इज़ दी फर्स्ट स्टेप। ठीक है, पावर स्ट्रोक में क्या है, एक बार क्रॉस ब्रिज बन गया तो अब यहाँ पे क्या होगा, जो साइट है क्रॉस ब्रिज पे, ठीक है, जहाँ पर एडीपी देखो अभी भी बाउंड था, वो क्या करता है, वो खुल जाती है। तो एज अ रिजल्ट क्या होता है, क्रॉस ब्रिज जो है ना वो रोटेट हो रहा है। ठीक है, और वो एडीपी को रिलीज़ कर देता है। ठीक है, अब क्रॉस ब्रिज की वजह से आपकी ये जब रोटेट हो रहा है तो ये फोर्स को जनरेट करता है। ठीक है, और इसकी वजह से ये अंदर की तरफ थिन फिलामेंट को स्लाइड करता है थिक फिलामेंट के ऊपर। ठीक है, लास्ट में फिर क्या होगा आपका, डी अटैचमेंट। ठीक है, अब होगा डी अटैचमेंट, और यहाँ पे क्या होगा, पावर स्ट्रोक जब खत्म होता है तो क्रॉस ब्रिज अटैच तो था आपका, लेकिन वो तभी तक रहता है जब तक वो दूसरा एटीपी आके बाइंड नहीं कर जाता। जैसे ही अब ये एटीपी आके बाइंड कर जाएगा एटीपी बाइंडिंग साइट पे, तो जो मायोसिन हेड है वो हो जाएगा डिटैच। मायोसिन हेड क्या कर जाएगा, डिटैच कर जाएगा। ये कॉन्ट्रैक्शन साइकिल जो है आपकी रिपीट होती रहती है जैसे ही आपका एटीपी हाइड्रोलाइज होता है। ठीक है, और वो आपका कब तक अवेलेबल है, जब आपका कैल्शियम लेवल जो है वो आपका हाई रहता है। ठीक
ठीक है, समझ आई? तो 4 स्टेप है, वापस से देखते हैं। एटीपी हाइड्रोलिसिस होगी जिसकी वजह से मायोसिन हेड एनर्जाइज होगा, वो एक्टिन से बाइंड करेगा तो क्रॉस ब्रिज बन जाएगा। क्रॉस ब्रिज के बाद लगेगा पावर स्ट्रोक जिसमें एडीपी और फॉस्फेट अब अलग हो जाते हैं और ये आपका अंदर की तरफ फोर्स लगा रहा है। इसके बाद आएगा डिटैचमेंट जहाँ पे ब्रेकिंग होगी क्रॉस ब्रिज की, क्योंकि एटीपी आके यहाँ पे आपका बाइंड हो जाता है। तो जब एटीपी बाइंड हो जाएगा यहाँ पे आके तो क्रॉस ब्रिज नहीं बन रहा है, लेकिन हाइड्रोलिसिस होने के बाद एनर्जी आ रही है तो क्रॉस ब्रिज बन रहा है आपका। अब एज अ रिजल्ट होता क्या है यहाँ पे, ये देखो बड़े ध्यान से। इट इज़ क्लियर फ्रॉम दी अबव स्टेप्स दैट ड्यूरिंग शॉर्टनिंग ऑफ द मसल जो आपके आई बैंड है वो रिड्यूस हो जाते हैं, ठीक है। जो ए बैंड है उसकी लेंथ सेम रहती है, बताया था ना मैंने आपको नेक्स्ट पेज पे कि ए बैंड क्या रहता है, कांस्टेंट, ठीक है। द मायोसिन रिलीजिंग द एडीपी एंड पीआई गोज बैक, ये आपका उसी को एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। एटीपी की जब वापस से हाइड्रोलिसिस होगी तो साइकिल ऑफ क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन आपकी वापस से चलेगी। अब यहाँ पे ये बात ज़रूरी है कि ये प्रोसेस कब तक चलता है, जब तक कैल्शियम आपका अवेलेबल है। अब आपका क्या होगा, जब कैल्शियम को वापस से भेज दिया जाएगा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में तो इसकी वजह से वापस एक्टिन फिलामेंट मास्क हो जाएंगे, ठीक है। वापस से वो जो साइट है जिससे वो मायोसिन से बाइंड कर पाता है वो मास्क हो जाएगी। अब इसकी वजह से जेड लाइन वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगी, यानी कि रिलैक्स कर जाएगी, ठीक है। तो जो रिलैक्सेशन टाइम है वो अलग अलग रहता है। अब मसल का रिपीटेड एक्टिवेशन की वजह से लैक्टिक एसिड भी एक्यूमुलेट हो सकता है, ठीक है। और इसकी वजह से क्या हो सकता है, फैटीग। तो मसल के पास एक तो रेड कलर का ऑक्सीजन कंटेनिंग पिगमेंट होता है, जब आप स्पेसिफिकली मसल की बात कर रहे हो तो जिसको आप बोलते हो मायोग्लोबिन, ठीक है। ये मसल के पास रहता है, इसके पास बहुत ज़्यादा ये हाई मायोग्लोबिन का जो कंटेंट है ये ज़्यादा रहता है मसल्स में, जहाँ इसी की वजह से कैसा अपीरियंस आता है, रेडिश अपीरियंस, ठीक है। ऐसे मसल्स को जहाँ पर मायोग्लोबिन का कंटेंट बहुत ज़्यादा है आप उसको बोलते हो रेड फाइबर्स, ये आपको याद रखनी है बात, ठीक है। दीज मसल्स ऑल्सो कंटेन माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, क्योंकि इनको यूटिलाइज करनी है भाई ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन ताकि ये एटीपी बना सके, ठीक है। तो आप इनको क्या बोल सकते हो, एरोबिक मसल्स भी बोल सकते हो, एरोबिक मसल्स, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड सम ऑफ द मसल्स पोसेस वेरी लेस क्वांटिटी, जहाँ पर मायोग्लोबिन कम है तो वो वाइटिश दिखेंगी, तो आप उसको कैसे बोलोगे, वो आपकी वाइटिश हैं, ठीक है। वो कैसी हैं आपकी, वाइटिश, तो आप इसको बोलोगे रेड, एक तो हो गए रेड फाइबर्स और एक क्या हो गए आपके वाइट फाइबर्स। जहाँ पे मायोग्लोबिन ज़्यादा है वो रेड फाइबर्स है, जहाँ पे मायोग्लोबिन कम है वो हो गए वाइट फाइबर्स। सो आई होप आपको ये वाला पूरा प्रोसेस क्लियर हो गया होगा। एक बार वापस से इस वीडियो को देखना, और स्टिल अगर आपके मन में कोई डाउट रहता है, आई एम ऑलवेज हियर, मेंशन डाउन इन दी कमेंट सेक्शन। ऑल्सो टेल मी द टॉपिक जिस पे आपको नई वीडियो हमारी चाहिए। तब तक के लिए कीप लर्निंग, ऑल द वेरी बेस्ट।